हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों अपन लोगों ने पावर शेयरिंग जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। इसके ऑलरेडी अपन सेशंस ले चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा आप देख सकते हो आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल इन अ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है डेमोक्रेसी में? सिंपल सी बात है बच्चों, इसके दो रीजन है, एक है अपना प्रूडेंशियल, एक है अपना मॉरल रीजन, ठीक है। अब इन जो दोनों रीजन है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहला है बच्चों प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का सिंपल सा मतलब समझ में आता है कि वो प्रूडेंशियली वायबल है, मतलब अगर अपन प्रॉपर तरीके से पावर को शेयर करेंगे किसी भी कंट्री के अंदर तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अपने को बेटर मिलेंगे। मतलब आज मान के चलो कि पावर अगर डिवाइड नहीं होती, पावर शेयर नहीं होती, तो अपने पास राइट टू वोट भी नहीं होता। एक तरीके से राइट टू वोट नहीं होता तो अपना जो रूलर है वो एब्सोल्यूट मोनार्की या फिर डिक्टेटर्स की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ कन्वर्ट हो सकता था। तो प्रूडेंशियल रीजंस की वजह से क्या हो गया, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर राइट सब तरफ इक्वल है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही नहीं। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। हाँ, स्टेबिलिटी रहेगी पॉलिटिकल ऑर्डर में। अगर मेरे को इलेक्ट किया हुआ लीडर पसंद नहीं आ रहा तो मैं उसको फिर से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकली देखा जाए तो वो स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर लीडर की बात करें तो वहां पर इनस्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि लीडर ने अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया तो फिर वो इनस्टेबल होगा, उसको हटा के अपन दूसरे को सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड, जैसा कि अपन ने बताया, बेटर आउटकम। दूसरा जो रीजन है बच्चों इसका वो है मॉरल रीजन, ठीक है। मॉरल रीजन क्या हो गया, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अपन बोलते हैं ना अपने मॉरल वैल्यूज, अपने बिलीव्स, अपने एथिक्स, उसके बारे में ही है। मतलब अपने पास पूरा पूरा राइट है, पूरा पूरा अधिकार है कि मुझे अगर ये लीडर पसंद नहीं आया तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। अगर मुझे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो इसने लीडर ने बनाई है, ठीक है, वो अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास राइट है, आई कैन करेक्ट माई ओन मिस्टेक्स, ठीक है। ये राइट अपने को किसमें मिलता है, डेमोक्रेसी में। और प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी कहाँ होगी, जब अपने पास प्रॉपर तरीके से पावर की शेयरिंग होगी, ठीक है बच्चों। ये अपना क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है व्हाई इन अ डेमोक्रेसी शुड पॉलिटिकल पावर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है ये कि व्हाई इन अ डेमोक्रेसी शुड पॉलिटिकल पावर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों जरूरी है, व्हाई। सिंपल सी बात है, 4 पॉइंट में इसका आंसर है जिसको आपको याद करना है। पहला पॉइंट, मेन पावर्स किसके पास है, अपन लोगों के पास, पीपल, सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। राइट टू वोट, तभी तो अगर अपने पास राइट टू वोट है तभी तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब कुछ सोचो, अगर राइट टू वोट नहीं होता, अपन किसी को सेलेक्ट या इलेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी बन भी पाती? वो तो एक ग्रुप बन जाता। तो मेन सोर्स क्या है पावर्स का, अपन लोग, बी आवरसेल्फ, पीपल। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। भैया अगर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, मेन पावर मेरे पास है, अगर मुझे वो समझ में नहीं आया, मेरे अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं लगता है, तो मैं किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू, किसी भी बड़े बड़े ग्रुप के थ्रू, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू मैं अपने अकॉर्डिंग रूल को चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक कम्युनिटी है, ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज बेस पे कम्युनिटी है, उसने अपनी कम्युनिटी के रिलेटेड कोई गवर्नमेंट को सेटअप कर लिया, ठीक है। सेटअप करने के बाद जो डिसीजंस उस पार्टी ने लिए, उस गवर्नमेंट ने लिए, वो डिसीजंस अगर फ्रूटफुल नहीं हुए, बेनिफिट में नहीं है, तो क्या करेगा उस ग्रुप का आदमी, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा। दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जो वहां के लोग थे जिनको वो सही नहीं लगा, वो ऑटोमेटिक उसकी तरफ जाएंगे। उसकी तरफ जाएंगे तो क्या किया, एक सिंपल से लोगों ने अपनी पार्टी बदल ली, लेकिन रूल किसका चला अल्टीमेट, लोगों का। तो अपने को ये भी ध्यान देना पड़ता है कि पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, ताकि लोगों तक प्रॉपर तरीके से जो उनको बोला गया है, जो पॉलिसीज ड्राफ्ट करी गई है, वो उनके वेलफेयर में हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, उनका जो व्यू पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, उनका व्यू पॉइंट है, वो भी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि मैंने जो पॉलिसीज बना ली है एज अ लीडर वो सिर्फ मेरे ही वेलफेयर के लिए हो, मुझे ये व्यूज देखने पड़ते हैं कि उससे पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है, राइट। और लास्ट पॉइंट है कि हमेशा पब्लिक से रिलेटेड ही अपने को पॉलिसीज बनानी चाहिए, तभी अपन अपना जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसको अपन ग्रो कर सकते। अगर मैंने कोई भी ऐसी पॉलिसी बना ली जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं है,
जिसमें पब्लिक का बिल्कुल भला नहीं हो रहा, तो कोई भी पब्लिक या पर्सन मेरी तरफ टर्न अप नहीं होगा और मेरा टर्न आउट नहीं बढ़ेगा। टर्न आउट मतलब वोट्स मिलना, वो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो अपना है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यस, ये अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 तरह के होते हैं पावर शेयरिंग, वही अपन बेल्जियम और श्रीलंका का जो अपन एग्जांपल देखा था उसी से ही रिलेटेड है। इसको अपन फटाफट से कवर कर लेंगे क्योंकि अपन जनरली बहुत टाइम से पढ़ते हुए हैं। यस, 6, 7, 8, 9 आपने चारों साल में इसको पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है, लेकिन अपन ने इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो पहला फॉर्म है बच्चों वो है आपका डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट अमंग्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं अपन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। याद आ रहा है बच्चों, 3 तरह के काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड जुडिशरी काउंसिल। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। चलो बच्चों, इसके बारे में 4-5 पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, अगर इन तीनों के पास इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल तरीके से पावर शेयरिंग होगी, तो अपनी कंट्री का जो रिजल्ट होगा किसी भी चीजों में, चाहे वो लॉज में हो, चाहे वो डिसीजंस में हो, ठीक है, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन में हो, सब चीजें बैलेंस में चलेगी। क्योंकि प्रॉपर लॉ होगा तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, और कहीं से कहीं तक कोई चीजें गलत ना हो उसके लिए अपने पास जुडिशरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने वो वेलफेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव देखता है, तभी तो उसको एग्जीक्यूट करेगा ग्राउंड लेवल पे। और एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वो जुडिशरी का काम होता है। और एग्जीक्यूट करने के बाद किसी सिटीजन ने उस लॉ को तोड़ तो नहीं दिया, अगेन जुडिशरी का काम। ठीक है बच्चों, एक तरीके से ये तीनों को अपने आप को एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना बच्चों, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब एक ही जगह पे ये तीनों अलग अलग काउंसिल हैं और अपने ही पावर्स को एक्सरसाइज करते रहते हैं। जुडिशरी चेक करता रहता है कि जो लॉ बना है वो कंट्री के या लोगों के वेलफेयर के लिए है कि नहीं है, कहीं उससे नुकसान तो नहीं हो रहा। जुडिशरी ये भी देखता रहता है कि उस लॉ को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया कि नहीं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है बच्चों इसका, जितने भी मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो सब के सब रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। उस स्टेट के अंदर प्रॉपर तरीके से लॉज इंप्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे हैं, जुडिशरी उनसे रिलेटेड डिसीजन ले रहा है नहीं ले रहा है, जो जजिंग होती है वो हो रही है कि नहीं हो रही है। सारे के सारे मिनिस्टर्स और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, हर स्टेट के पास अपने अपनी पावर्स है ना। गुजरात का जो सीएम है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है अगर गुजरात में कुछ भी होता है तो, उसके पास सोल्यूशन नहीं हुआ तो। ठीक है, क्योंकि उसको पावर दी गई है। उसके आगे बढ़ते हैं कि कोई भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। जैसे लेजिस्लेचर, उसका काम सिर्फ लॉ बनाना है, वो डिसीजन नहीं ले सकता, जजिंग नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सेम वे एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती है वो लॉज को सिर्फ इंप्लीमेंट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन वो लॉज को बना नहीं सकता। इसी तरीके से जितने भी ऑर्गन्स है ना, तीनों के तीनों, उनके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, सिर्फ लिमिटेड है। जितना उनके लिए काम बनाया गया है वो सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बहुत इजी पॉइंट है, ध्यान रखना, और ये पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन इसी से आता है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसमें आपको यही पॉइंट्स बता रहे हैं, ऑर्गन्स की बात करता है। ऑब्वियस बात है, चेक एंड बैलेंस तो करेगा ना, ऑर्गन्स के अंदर चेकिंग तो होगी कि जो लॉ बनाया है वो लॉ सही है कि नहीं है, कहीं वो लॉ गलत तो नहीं है, कहीं वो लॉ किसी रिलीजन को ह्यूमिलिएट तो नहीं कर रहा, क्या वो लॉ किसी कास्ट के अगेंस्ट में तो नहीं है, वो चेक करना पड़ता है। और उससे रिलेटेड किसका काम होता है, ये जुडिशरी का। जुडिशरी को चेक करते रहना पड़ता है कि जो लॉ है वो किसी कास्ट, किसी रिलीजन, किसी लैंग्वेज को हार्म तो नहीं कर रहा। साइड बाय साइड किसी एग्जीक्यूटिव ने जब उसको एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट किया, तब वो गलत तरीके से एग्जीक्यूट तो नहीं हो गया, लोगों ने उसका मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर लिया। ये सारा काम जुडिशरी का होता है, चेक करते रहना। और फिर उससे रिलेटेड जो लॉज बन गए, जो इम्प्लीमेंट भी हो गए, उसको अगर कोई सिटीजन तोड़ता है तो उससे रिलेटेड क्या उसका पनिशमेंट होना चाहिए, ये भी जुडिशरी का काम है। ठीक है, मतलब तीनों के बीच में बैलेंस बना के चलना जुडिशरी का काम होता है। लास्ट पॉइंट है बच्चों इसका, जजेस कैन आल्सो चेक द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन, जैसे कि अपन लोगों ने भी
डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, ये था फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अमंग्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है इसका। दूसरा पार्ट है बच्चों अमंग्स गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यस बच्चों, लेवल्स। अभी अपन ने बात करी हॉरिजॉन्टल, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल। डिफरेंट लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर बच्चों जो पहला पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री कॉल्ड सेंटर एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल रीजनल लेवल फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे आगे बढ़ती है, पूरा कंट्री को संभालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट को संभालेगी स्टेट गवर्नमेंट। बहुत इजी पॉइंट है, ज्यादा इसमें अपना कुछ है नहीं। ठीक है, अपन ने देख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। दूसरी गवर्नमेंट कौन सी होगी, स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट रिलेटेड मैटर्स को संभालेगी। स्टेट भले ही सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन स्टेट को फिर भी आंसरेबल तो होता है। अगर स्टेट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सेंटर को उसको जवाब तो देना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्या सोल्यूशन है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद थर्ड कौन सा हो गया, धीरे धीरे करके इनका जो आगे बढ़ता जाएगा। अब लोकल गवर्नमेंट क्या होगी, लोकल एरिया में इसका मिक्सअप क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर। प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना है उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट्स, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट्स, उससे रिलेटेड ही अपना लोकल गवर्नमेंट बना सकती है अपनी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर शेयर हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो बनेगी उसके पास पावर कहां से आई है, स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो एक तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट बनेगी उसके पास पावर दोनों तरीके से आ गई, थोड़ा स्टेट का भी आ गया, थोड़ा सेंटर का भी आ गया। ठीक है, इसीलिए इसको अपन पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी या वार्ड पार्षद अपन बोलते हैं ना अपने यहाँ पे। लोकल गवर्नमेंट को एक तरीके से अपन म्यूनिसिपैलिटी भी बोलते हैं, जैसे सूरत म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एसएमसी, क्या एक तरह का लोकल गवर्नमेंट में काउंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है, एसएमसी आंसरेबल है अपनी गुजरात गवर्नमेंट को, गुजरात गवर्नमेंट आंसरेबल है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी नरेंद्र मोदी को, जो अपना प्राइम मिनिस्टर है बीजेपी। ठीक है, इस तरीके से अपना जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, जिसको अपन वर्टिकल भी बोलते हैं, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। वो था अपना हॉरिजॉन्टल, जो एक लाइन में था, आपका लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव, फिर आपका जुडिशियरी। ठीक है बच्चों, ये था अपना सेकंड फॉर्म एट डिफरेंट लेवल्स। थर्ड फॉर्म देखते हैं बच्चों अपना इसका क्या है। जो थर्ड फॉर्म है वो है अपना डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक बेस्ड। लैंग्वेज बेस्ड में बच्चों पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, आज मान लो जैसे गुजरात है, गुजरात जो है अपना पूरा लैंग्वेज बेस पे चलता है, पूरा प्रॉपर यहाँ पे गुजराती टोन चलता है। तो यहाँ पर अलग ही सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग ही डाइवर्सिटी है, इनके पास अलग ही पावर शेयरिंग होती है। कैसे होती है, जैसे अपन ने बेल्जियम का देखा, बेल्जियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेल्जियम में क्या किया था इन्होंने, जो गवर्नमेंट बनाई लैंग्वेज बेस पे बनाई थी लास्ट में, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो अकोमोडेशन हुआ था फ्रेंच और डच, इनको तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया, है ना बच्चों। जर्मनी के साथ क्या हुआ, जो जर्मन स्पीकिंग थे वहां पे, उनके साथ क्या हुआ, उनको लैंग्वेज बेस पे खुद की गवर्नमेंट बनाने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, ये उसी की बात कर रहा है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बेस्ड, सोशल ग्रुप्स बेस्ड, रिलीजियस बेस्ड, है ना बच्चों। ये था अपना थर्ड फॉर्म। लास्ट जो फॉर्म है अपना फोर्थ फॉर्म, वो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट होना लोगों का। वो जो बहुत डिफिकल्ट सा आपको साउंड हो रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। बहुत बार क्या होता है ना कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम तो कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन आज जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, जो लीडर है, जो पूरे गुजरात को मान लीजिए एक बीजेपी देख रही है, तो गुजरात का जो लीडर है, ठीक है, वो जो भी डिसीजन लेगा सारी बीजेपी को मानने पड़ेंगे, सारे मेंबर्स को मानने पड़ेंगे। लेकिन उस डिसीजन के पीछे मोटिव क्या है वो थोड़े सबको पता है। आज मान लो कि बीजेपी ने डिसीजन ले लिया, जो लीडर है जो पूरे गुजरात की पार्टी को संभाल रहा है, उसने जो डिसीजन ले लिया, ठीक है, वो सूरत के अंदर के बीजेपी के मेंबर को थोड़ी पता होगा उसके पीछे क्या है, नहीं पता होगा ना। उसी तरीके से जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो बहुत बार क्या होते हैं, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चल जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता। अब मान के चलिए कि बीजेपी ने डिसीजन ले लिया कि सूरत के अंदर टेक्सटाइल को हम लोग नहीं बनाएंगे, टेक्सटाइल का मार्केट ही बंद कर देंगे। अब सूरत तो पूरा चलता है अपना टेक्सटाइल पे, ऐसे तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती, ठीक है। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, बीजेपी के मेंबर तो हैं ये लोग, लेकिन कब तक बीजेपी का साथ देंगे, आखिरकार उनकी इकोनॉमी पे दिक्कत आएगी। तो ये लोग क्या करेंगे,
विद द हेल्प ऑफ पावर शेयरिंग ये लोग खुद की पार्टी बना लेंगे कि नहीं भैया हमें तो सूरत के अंदर टेक्सटाइल चाहिए, हमें बीजेपी का साथ नहीं देना, तो वो जो लोग थे ना बीजेपी के, वो लोग खुद की पार्टी कर बना लेंगे। प्रेशर ग्रुप्स आ रहा है बच्चों समझ में? प्रेशर ग्रुप उनके ऊपर इस तरीके से प्रेशर बना, इस तरीके से वो इन्फ्लुएंस हुए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद की पार्टीज बना ली, खुद के ही ग्रुप बना लिए और उस ग्रुप के थ्रू उन्होंने मूवमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया और उन मूवमेंट्स के थ्रू उनकी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी सेटअप हो गई। ठीक है, ऐसे तो करके अपने इंडिया में पार्टीज बनी है। पता है बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में 1800 से भी ऊपर है। यस, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज किससे बनी है? थर्ड और फोर्थ फॉर्म है। थर्ड फॉर्म आपका लैंग्वेज बेस में, फोर्थ फॉर्म आपका पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर ग्रुप्स की वजह से कि हाँ उन्हें नहीं आ रहा समझ में, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उनको इंडस्ट्रियलिस्ट के अगर पॉलिसीज बना दी जाए जो उनके फेवर में नहीं हो तो वो अपना यूनियन ही बदल देंगे, नई पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ऐसे क्या होगा? धीरे धीरे करके पार्टीज बढ़ती जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसका जो लास्ट पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है कोएलिशन गवर्नमेंट इसमें अपने को ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे मान लो कि आपकी एक पार्टी है, आपने कोई एक डिसीजन ले लिया आपके लोगों के लिए जो उनको लगता है उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। दूसरी एक और पार्टी है, मान लो आपकी पार्टी का नाम है ए, दूसरी पार्टी है बी, ठीक है। अब बी वाली जो पार्टी है वो ये बोलती है कि जो डिसीजन ए पार्टी ने लिया है हम उसके अगेंस्ट में, तो पहली बात तो जो ए पार्टी के मेंबर्स थे वो सारे खिसक के बी में चल जाएंगे। इतना आगे समझ में? मूवमेंट, ठीक है, ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स एक से दूसरे में चले गए, ये तो हो गया आपका मूवमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जो नीचे लिखा हुआ है, जब दो पार्टी आपस में मिलके एक गवर्नमेंट बन जाती है। इसका भी एग्जांपल देता हूं बच्चों, समझना। मान लो वोटिंग हुई, ठीक है, तीन तरह की पार्टी है, ए बी एंड सी। वोटिंग हुई, उस वोटिंग में टोटल 80% लोगों ने वोट दिए, 20% लोगों ने वोट नहीं दिए, 80% दिए। उस 80% में से जो मेजोरिटी थी वो चली गई ए के पास, ए को वोट मिल गए टोटल कितने? 35। कितने मिले बच्चों? 35। दूसरे को बच्चे मिले जो बी पार्टी थी उसको मिले 25 और सी को मिले 20, मतलब धीरे धीरे कम होते गए 35, 25 एंड 20। तो सिनेरियो देखा जाए कौन जीत गया? पार्टी ए 35 के साथ, मेजोरिटी के साथ। लेकिन अगर बी और सी चाहे तो ए को हरा सकते हैं, कैसे? साथ में मिलके। अगर बी और सी दोनों मर्ज हो जाए तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे उनके पास? 45%। यस, 25% बी के, 20% सी के, दोनों मर्ज हो जाएंगे तो ए जो है वो हार जाएगा, मतलब गेम पूरा पलट जाएगा, है ना। तो जब बी और सी आपस में मिलेंगे जो गवर्नमेंट बनेगी उसको बोलेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट, जब दो पार्टीज मिलके काम करती है। ठीक है बच्चों, ये था अपना कोएलिशन गवर्नमेंट, जब पार्टी अपने अपनी अलायंस बनाती है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ये अब थे अपने चारों के चारों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जिसको अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। उससे रिलेटेड एक छोटी सी एक समरी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा टेबुलर फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा। ये वही पॉइंट है जो अपन लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो फाइनली फिनिश होता है। इसको अपन ने सॉर्ट ऑफ समरी बेस पे या सिनॉप्सिस बेस पे भी कह सकते हैं, उस तरीके से इसको अपन ने प्रिपेयर किया था। ठीक है, अब जो है अपन नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री। तब तक के लिए इसको आप ध्यान से देखें, इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं वो बना लीजिए और फिर अपन मिलेंगे बहुत जल्दी। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन उठाया, कोरोना ने नहीं। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।